गांव की ठंड वर्सेस शहर की ठंड। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कोई मुझे रजाई उड़ा दीजिए ना माँ। बेटा, मैं कहाँ से दूं तुझे रजाई? घर में तो एक फटी चटाई के सिवा कुछ नहीं है। मम्मा, पिताजी अब तक आए क्यों नहीं है? पता नहीं तेरे पिताजी को कोई काम मिला कि नहीं बिटिया। इस ठंड में आते ही उनका काम भी बंद हो जाता है। सरला हसनपुर गांव में अपने झोपड़े जैसे घर में अपने 2 बच्चों के साथ फटे कपड़े पहनकर ठंड में कांप रही थी। उसके घर में न कोई रजाई थी, न कंबल था और न ही किसी के पास स्वेटर था। तभी सरला का गरीब पति राकेश कांपते हुए अपने घर आता है। ओह जी, मिला आपको कोई काम? नहीं सरला, इस गांव में कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा है। जब भी ठंड का मौसम आता है, हमारे भूखे रहने के दिन आ जाते हैं। पिताजी, आप जिस भट्टी पर काम करते हो वो ठंड के मौसम में क्यों बंद हो जाती है? बेटा, अपना ये गांव बहुत छोटा है। यहाँ शहर की तरह बड़ी भट्टियां नहीं है जहाँ साल के 12 महीने काम चलता है। यहाँ ठंड का मौसम आते ही ईंटें बनाने वाली भट्टी बंद कर दी जाती है, जिसके चलते ठंड के 4 महीने हमारा काम बंद रहता है। राकेश अपने इस छोटे से गांव में ईंटें बनाने वाली भट्टी पर मजदूरी करता था। छोटा गांव होने की वजह से वहां भट्टी बहुत छोटी थी, जो ठंड का मौसम आते ही बंद कर दी जाती थी, जिसके चलते राकेश को ठंड के 4 महीने बेरोजगार रहना पड़ता है। राकेश बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सरला, मैं सोच रहा हूं अब हमें शहर चले जाना चाहिए, क्योंकि अपना यह गांव भी छोटा है और यहाँ करने को भी कोई काम नहीं है। अपने गांव के बहुत से लोग शहर जाकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। अब हम भी शहर चले जाते हैं और वहीं कोई काम करके शहर में ही रहते हैं। फिर क्या था, अगले दिन राकेश अपने परिवार के साथ पास वाले शहर जयपुर शहर में चला जाता है। जयपुर शहर काफी बड़ा था। तभी राकेश अपने परिवार के साथ शहर में एक बड़े से घर के पास खाली मैदान में आकर बैठ जाता है। सरला, मैं कोई काम देख कर आता हूं, तुम यहीं प्लास्टिक कवर से एक छोटी सी झोपड़ी बना लो। राकेश काम देखने चला जाता है और इधर सरला वहीं खाली मैदान में प्लास्टिक कपड़े से एक छोटा सा झोपड़ा बनाकर अपने बच्चों के साथ वहीं बैठ जाती है। करीब 1 घंटे बाद राकेश आता है। सरला, यहाँ शहर में एक बड़ी इमारत बन रही है। वहां मुझे 2 साल के लिए 300 रुपए रोज से मजदूरी का काम मिल गया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। 300 रुपए रोज में तो तुम्हारा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। तभी सरला वहीं झोपड़े के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसी पर सब्जी रोटी बनाती है। रात का समय, सब उस झोपड़े में बैठे ठंड में कांप रहे थे। माँ, इस शहर में तो गांव से भी ज्यादा ठंड है। ओह ओह। बिटिया, कल से मुझे मजदूरी के पैसे मिलेंगे ना, तो मैं तुम दोनों के लिए नया स्वेटर ले आऊंगा। अगले दिन राकेश शहर में अपने काम पर चला जाता है। वो एक इमारत बनाने में मजदूरी करने लगता है। इसी तरह महीने दर महीने बीतने लगे। राकेश जो कमाता था उतने पैसों में उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पा रहा था। एक दिन सवेरे, ये शहर तो गांव से भी ज्यादा महंगा है। कितनी महंगाई है यहाँ। हाँ सरला, मैंने सोचा था यहाँ आकर हम कुछ पैसों की बचत कर पाएंगे, पर मेरी कमाई तो हमारी जरूरत में खर्च होती जा रही है। एक पैसे की भी बचत नहीं हो रही। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन सरला सब्जी लेकर अपने घर आ रही थी। तभी वो अपने झोपड़े के पास वाले बड़े से बंगले के पास आती है, जहाँ एक अमीर महिला रिया अपने नौकर को बातें सुना रही थी। हाँ, 2 कौड़ी की नौकर, तू यहाँ चोरी कर रहा है? चल निकल यहाँ से। मैं कोई दूसरा नौकर देख लूंगी अपने घर के काम के लिए। अब कहाँ से देखूं मैं दूसरा नौकर? मुझे तो घर के काम होते ही नहीं है। ये मेम साहब को एक नौकर की जरूरत है। क्यों ना मैं इनके घर नौकर का काम करूं। मेरे काम करने से हमारे पैसों में बढ़त और बचत हो पाएगी। तभी सरला रिया के पास आकर उससे काम मांगती है। चलो, मेरी तो सारी चिंताएं दूर हो गई। देख सरला, मैं महीने के तुझे 6,000 रुपए दिया करूंगी। तुझे मेरे सारे काम करने होंगे। तभी रिया सरला को अपने बड़े से घर के अंदर ले आती है। रिया बड़े से बंगले जैसे घर में अपने पति हरीश और 15 साल के बेटे रोहन के साथ रहती है। रिया बहुत अमीर थी। उसका पति शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। रिया के घर और उसके घर में आलीशान चीजों को देखकर सरला के होश उड़ जाते हैं। तभी रिया सरला को सारा काम समझा देती है। अगले दिन राकेश अपने काम पर चला जाता है और सरला रिया के घर आकर उसकी बड़ी सी रसोई में कॉफी बनाने लगती है। कितनी आलीशान रसोई है। वहां तो कितनी सारी मशीनें हैं।
शहर के लोग हम गांव वालों के मुकाबले कितना अच्छा जीवन बिताने लगे हैं। काश कि हम सब भी मेम साहब की तरह ही बात मान जाते। तभी सरला सबको कॉफी देकर रिया के घर में सफाई करने लग जाती है। दोपहर का समय, सब खाना खत्म करते हैं। सरला, ये सब उठाव टेबल से, और जो खाना बचा हुआ है उसे बाहर किसी जानवर को डाल दें। सरला सब सामान लेकर रसोई में आती है। एक बर्तन में रिया रोहन का झूठा खाना बचा हुआ था। इतना खाना बाहर फेंकने के बजाय ये खाना मैं अपने बच्चों को दे दूंगी। सरला वो झूठा खाना अपने घर ले आती है और अपने बच्चों को खिलाती है। वाह माँ, कितना अच्छा खाना है ये। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। राकेश, सरला, साक्षी, अभय का दाखिला उसी शहर के एक सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। 1 साल बाद ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। राकेश, सरला मिलकर जो पैसे कमाते थे वो सारे पैसे उनके गुजारे में और बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाते थे। एक रात राकेश अपने बच्चों के साथ ठंड में कांपते हुए अपने झोपड़े में बैठा था। ओ पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। घर में तो न रजाई है, न कंबल है, न स्वेटर है, अब क्या करूं? इधर सरला रिया के कमरे में सफाई कर रही थी। रिया, हरीश, रोहन ने महंगे स्वेटर पहने हुए थे। उनके कमरे में ठंड से बचने के लिए रूम हीटर लगा हुआ था। तभी सरला को फटे पुराने कपड़ों में देखकर रिया कहती है, सरला, तुझे ठंड नहीं लगती क्या? तो इतनी ठंड में इन फटे कपड़ों में पहनकर इन्हें घूम रही है। जा स्वेटर पहन ले। मेम साहब, मेरे पास स्वेटर नहीं है, हम बहुत गरीब लोग हैं। तूने तो कहा था कि तेरा पति यहाँ मजदूर मिस्त्री का काम करता है। जब तेरा पति और तू दोनों कमाते हो, फिर तो कैसे गरीब हुई? मेम साहब, हाँ, हम जो कमाते हैं वो सारा पैसा हमारे बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। माँ, आपको पता है ये आंटी हमारे घर के पास एक छोटे से झोपड़े में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती हैं। कल मैंने इनके बच्चों को देखा, बेचारे ठंड में फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने झोपड़े में ठंड से कांप रहे थे। आंटी, आप एक बड़ा घर क्यों नहीं लेते हो? उस छोटे से झोपड़े में आपके बच्चों को कितनी ठंड लगती है। बेटा, जिसके लिए 2 समय के खाने की व्यवस्था करना मुश्किल हो, वो घर कहाँ से लेगा? हमने सोचा था कि गांव से शहर आकर हमारी थोड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, पर यहाँ तो इतनी कमाई मेहनत के बाद कोई भी बचत ही नहीं हो पाती हमारी। सरला, यही पास में हमारा एक छोटा सा मकान खाली है, तुम अपने परिवार के साथ उसी में जाकर रहो। मेम साहब, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम आपको किराया दे सकें। जो पैसे आप देते हो वो मेरे बच्चों की पढ़ाई में चले जाते हैं। सरला, तुम्हें मकान का किराया देने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, कल मैं तुम्हारे बच्चों का दाखिला एक प्राइवेट स्कूल में करवा दूंगा, और जब तक तुम्हारे बच्चे पढ़ना चाहेंगे उनकी पढ़ाई का, नौकरी का, शादी का सारा खर्च मैं दूंगा। ये सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम गरीबों के लिए कितना कुछ कर रहे हो। सरला, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। सरला, रिया, हरीश का धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। सरला आंटी कितनी खुश हो गई ना। रोहन बेटा, इसी को जिंदगी कहते हैं। हमें ऐसे लोगों से इबारत हासिल करनी चाहिए। आज हमारे पास दुनिया का हर सुख, हर ऐशो आराम, पैसा सब कुछ है, इसीलिए हमें एहसास नहीं है कि एक गरीब कैसे अपना जीवन बिताता है। सरला अपने परिवार के साथ पेट की खातिर अपना गांव, अपना घर छोड़कर एक अनजान शहर में आकर अपने पति के साथ कितना संघर्ष करके अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में लगी है। जी, सही कहा आपने, इसी को जिंदगी कहते हैं। दोस्तों, मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ। आपको ये कहानी दिखाने का मकसद ये नहीं कि सरला और उसके पति कैसे संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि ये मकसद है कि इस दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो पेट की भूख की खातिर अपने वतन को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर एक अनजान शहर, गांव में आकर मजदूरी करेंगे। अपने आप को तकलीफ में डालकर पैसों के लिए इतना संघर्ष करते हैं। क्यों? ताकि उनका परिवार सुख से अपना जीवन बिता सके, ताकि उनके परिवार का जीवन बदल सके। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे मजबूर लोग कहीं दिखाई दिए तो उनकी मदद जरूर करिएगा, क्योंकि हमारी थोड़ी सी मदद किसी की जिंदगी संवारने का जरिया बन सकती है। उसके बाद सरला अपने परिवार के साथ रिया के उस घर में रहने चली जाती है जहां उसके परिवार को ठंड नहीं लगती। तभी अगले दिन हरीश, अभय, साक्षी का दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में अपने पैसों से करवा देता है और सरला के परिवार को महंगे स्वेटर, कंबल, उसके बच्चों को नए कपड़े, बैग ये सब दिलाता है और राकेश को अच्छी आमदनी से अपनी कंपनी में सफाई काम की नौकरी दे देता है। जिसके बाद राकेश, सरला खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।
सकते हैं।